आगे जी 3 बिंदुओं पर बात हुई है जब ये कॉन्वर्सेशन हुई है पुतिन में और नेतन्याहू में। एक तो गाजा में सीज फायर को लेकर, ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर, ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ें हम मान करके चलें कि इज़राइल अमेरिका से इतर किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। जब गाजा पर इज़राइल अटैक कर रहा था उस समय भी रसिया जो था वो इज़राइल का बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। साथ साथ जब ईरान के साथ उसका युद्ध चल रहा था तब भी रसिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा था, न कि इज़राइल के साथ खड़ा था। तब अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा था। ये डायनेमिक्स मोटा मोटी ये डायनेमिक्स क्लियर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीस प्लान के अंदर है, जो डीमिलिटराइजेशन होने का मामला था और फिर वहाँ पर जो गवर्नेंस है, जिस गवर्नेंस को लेकर के जो है था कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स जो होगी वहाँ पर कौन रहेगा। तो सामान्यतः देखा यह जाता था ये जो यूएन की जो कमिटी होती है वही इन सब चीज़ों को देखती है। अब इसमें जो ट्रंप के तरफ से जो मसौदा आया है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर यूएन का कहीं से आपको इंटरवेंशन नहीं, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। होना तो यही चाहिए था। यूनाइटेड नेशन जो है वो बना ही इसीलिए था, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था कि भाई पूरी दुनिया के जो पीस है उस पीस मेंटेन रहे। पीस कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक जगह भी यदि बोलने के लिए खड़े हुए थे, सभी देशों के जो नुमाइंदे वहां पर थे सब चले गए थे, सभी राष्ट्राध्यक्ष चले गए। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने जो बात की ना वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि यूनाइटेड कलेक्टिविटी है ये। मतलब कि सब लोग किस तरह से देश, दुनिया के देशों में शांति रखें, ये काम यूनाइटेड नेशंस का है। और ट्रंप साहब ने उसको इतर करके या साइडलाइन करके पूरा उन्होंने एक कंट्री का इससे एजेंडा बना दिया जी। अब जब और मजेदार बात है कि उस एजेंडे को तब आप ला कहाँ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ला रहे हैं। तो वहां पर जरूर कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा कि नेतन्याहू को लगा होगा कि ये जो पीस डिजाइन है जो अमेरिका ने ये किया है उसमें कुछ भूमिका जो है वो रसिया के तरफ से आए जो इजराइल के इंटरेस्ट को भी फुलफिल करे। या तो हो सकता है कि ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि यहां से आप काउंटर कराए, क्योंकि पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज के हस्तक्षेप को इजराइल बिल्कुल ही नहीं वहां पर चाहता। तो सर यूएनएफसी में मुद्दा आएगा, जबकि ये चीजें वहां पर वो डील हुई थी, डील के वो हिस्सा था और जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ने इसको अप्रूव किया था। हो सकता है कि शायद इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रही हो। ठीक, एक और खबर है, ट्रंप ने एक बार फिर से ये कहा, आपको याद होगा कि पुतिन से मिलकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब ट्रंप के सबसे करीबी ये कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन का मिलना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो ट्रंप और पुतिन में डायरेक्ट बात जरूरी है। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ट्रंप के नंबर 2 हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की आलोचना करने वालों को नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा। जेडी वेंस ने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति लानी है तो ट्रंप और पुतिन दोनों को आगे आना होगा। अब हम ट्रंप की बात को माने, वो ये कह रहे हैं कि पुतिन से मिलकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये तो ट्रंप ही है ना, ट्रंप बोल रहे हैं, उनके बिहाफ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। या फिर हम इनकी बात माने जो जेडी वेंस कह रहे हैं? एक रिएक्शन। नहीं, ट्रंप तो आगे आए हुए हैं ही, पुतिन आने के लिए तैयार हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन ट्रंप तो ये कह रहे हैं ना कि मैं बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। कह रहे हैं ना क्योंकि आप वो अलास्का की जो मीटिंग है पुतिन के साथ की, वो अलास्का की जो मीटिंग है पुतिन और ट्रंप की, उसको याद कीजिए ना। ट्रंप है ना, उसको ये उसी की तस्वीर है। और उस दिन मतलब मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने अपने से भी आगे बढ़कर काम किया कि ट्रंप पुतिन से पहले वहां पहुंचे एयरपोर्ट पे और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम किया। हाँ, रेड कारपेट वेलकम किया और फिर उस मीटिंग को किया। और वो भी पुतिन की शर्त पे थी अलास्का में जो मीटिंग हुई थी कि वहां पर ही मीटिंग की जाए, जो नहीं तो वॉशिंगटन में भी हो सकती थी मीटिंग तो, लेकिन वो वहां नहीं की गई। तो ट्रंप कुछ आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और ट्रंप को लग रहा था कि आप पुतिन भी मान जाएंगे, जैसे पुतिन और मुनीर की स्पेलिंग में 3 शब्द हो, लेकिन फर्क है ना। लेकिन ट्रंप अगर बाद में ये बोल दे कि
रूस तो कागज का शेर है और यूक्रेन को इतने दिन के अंदर 7 दिन में जीत लेना था, अभी तक वो यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी फिर मतलब पुतिन को उकसाने वाली कार्रवाई की और जिस तरीके से उन्होंने फिर बाद में यूक्रेन को कसर हाथ छोड़ दिया कि भैया जो पुतिन मांग रहे दे दो, 20% जमीन ले रहा है दे दो, और तुम तुम्हारा हिस्सा निपटाओ, अपना मामला निपटाओ आपस में मिलकर, मैं क्या कर सकता हूँ। बीच में आप कहते हैं कि टॉमहॉक मिसाइल हम देंगे यूक्रेन को, फिर बाद में जब यूक्रेन के जेलेंस्की खुशी जाते हैं कि अब मुझे मिसाइल मिलने वाली है, तो उसे आप डांट के भगा देते हो कि कोई मिसाइल नहीं मिलेगी, तुम तुम्हारे मामले पे निपटो।